हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा है मैग्नेटिज्म, कहना चाहिए यूनिट चल रहा है मैग्नेटिज्म, और इसमें हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो है फोर्स ऑन अ करंट। और आपको एक सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस्ड होता है तो उस पर कैसे फोर्स लगती है, कितनी लगती है, और उसका डायरेक्शन हम पढ़ चुके हैं। और लास्ट टर्न पर जो हमने आर्टिकल किया था वो मैं आपको दिखाता हूं। वो ये आपके सामने है जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था। और ये जो टॉपिक है ये आपके सामने फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। आपके दो कंडक्टर्स थे और इन दोनों कंडक्टर्स में करंट फ्लो कर रहा था, और उस करंट की वजह से हर कंडक्टर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कंडक्टर रखा होता है जिस पर फोर्स लगती है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ये आपने फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, और इस फॉर्मूले से आपको ये पता चला था कि दोनों कंडक्टर्स के बीच में कितनी फोर्स लगती है पर यूनिट लेंथ। उसमें आप बच्चों को एक टास्क दिया गया था, जिस टास्क को करने में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आई, ऐसा मुझे बताया गया था। तो मैं पहले वो टास्क ही यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। तो टास्क हमारा ये था कि अगर आपको दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स गिवन हो, उनके बीच में कितनी फोर्स लगेगी वो फाइंड आउट करना है। दोनों केसेस में जब दोनों कंडक्टर्स में जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम है, जैसा कि आपको इसमें फर्स्ट फिगर में दिखाया गया है। यह है आपका फर्स्ट केस। ये आपको दो कंडक्टर्स दिख रहे हैं, इनमें करंट दिख रहा है I1 I2, इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस यहाँ D कहा गया है। दोनों में सेम डायरेक्शन करंट है। और ये आपका सेकेंड केस है। इस केस में दोनों कंडक्टर्स में करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अब आप फॉर्मूला तो सीख चुके हैं, वो फॉर्मूला मैं आपको यहां पर लिख कर दिखाता हूं। वो फॉर्मूला है ये आपके सामने। और ये फॉर्मूला इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में लगने वाली फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है। और हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ क्यों फाइंड आउट किया था उसका मैंने रीजन बच्चों को बताया था, क्योंकि ये कंडक्टर्स जो आपने लिए हैं इनको आपने कंसीडर किया है इनफाइनाइटली लॉन्ग। पैरेलल तो है ही, लेकिन इनफाइनाइटली लॉन्ग होने की वजह से इनकी लेंथ हमें पता नहीं है, और फोर्स निकालने के लिए कंडक्टर की लेंथ पता होनी चाहिए। जो फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू I L B साइन थीटा। इस फॉर्मूले में कंडक्टर का लेंथ भी आता है, उसी से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था। लास्ट टर्न पर बहुत डिटेल में किया था। वहां पर डिस्टेंस दोनों कंडक्टर के बीच का अगर आपने R लिया था तो यहाँ R लेना पड़ेगा, स्मॉल A लिया था स्मॉल लेना पड़ेगा। यहाँ डिस्टेंस D है तो हमने D ले लिया। अब हमने यूनिट लेंथ पर लगने वाली फोर्स इसलिए फाइंड आउट की है क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ अगर हम लेंगे दोनों कंडक्टर्स की तो यहाँ लेंथ की वैल्यू रखना मुश्किल होगा, इसलिए हमने दोनों कंडक्टर्स के यूनिट लेंथ ले लिए थे। तो ये जो फोर्स आई थी हमारे पास, दिस इज द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स पर यूनिट लेंथ, यानी इन दोनों के यूनिट 1 मीटर की दोनों की लेंथ पर कितनी फोर्स लगती है वो आपको बता दी गई थी। अब जो टास्क दिया गया था वो डायरेक्शन के लिए था।
फोर्स तो यही लगेगी चाहे दोनों कंडक्टर्स में करंट सेम डायरेक्शन में हो या ऑपोजिट। फोर्स के वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ेगा करंट के डायरेक्शन से, क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके डायरेक्शन किधर भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्स्ट केस में जो दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। ये जो फर्स्ट कंडक्टर आप देख रहे हो जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट की वजह से इस पॉइंट पर यानी सेकेंड कंडक्टर में कोई पॉइंट है, वहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कंडक्टर के ऊपर जो लगेगी मैग्नेटिक फील्ड वो नॉर्मली इनवर्ड होगी। ये जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड का एरो बनाया है वो एरो, क्योंकि आपका जो कोई भी स्क्रीन होता है या कोई भी व्हाइट बोर्ड होता है, कंप्यूटर, मोबाइल, किसी भी स्क्रीन में 2 डायमेंशनल स्क्रीन होता है वो, तो आपको ये एरो ऐसे बनाना पड़ता है। बट ये एरो असल में यहाँ पर इस कंडक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस स्क्रीन, जो आप जिस स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, स्क्रीन के अंदर परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, यानी स्क्रीन को 90 डिग्री पर पेनिट्रेट करके स्क्रीन के आर पार हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं यहाँ क्रॉस बना देता हूँ। ये क्रॉस ये शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस स्क्रीन या इस बोर्ड पर नॉर्मली इनवर्ड है। और अब अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ये है आपके सामने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो आपका जो ये फिंगर जिसको आप इंडेक्स फिंगर बोलते हैं या 4 फिंगर बोलते हैं, इसे आपको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट कर देना है। और ये जो आपका मिडिल फिंगर है, लॉन्गेस्ट फिंगर जो होती है आपके हाथ में, इसको करंट की तरफ पॉइंट आउट करना है। तो आपका थंब जो है वो अपने आप ही फोर्स के डायरेक्शन की तरफ पॉइंट हो जाएगा। ऐसा जब आप करेंगे इस केस में, तो आपका जो 4 फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, यानी स्क्रीन में अंदर की तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखें। और आपका जो मिडिल फिंगर है वो ऊपर की तरफ रखेंगे, तो जो आपका थंब है उसका डायरेक्शन इस तरफ आएगा ऑटोमेटिकली। लेफ्ट हैंड में रखकर देख लें, जो अपना लेफ्ट हैंड है वो अपने कंप्यूटर या मोबाइल जिस पर भी आप ये देख रहे हैं उस स्क्रीन पर इस तरह रखें कि आपकी फिंगर इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये उस स्क्रीन पर अंदर की तरफ होनी चाहिए। और जो आपकी सेकंड वाली फिंगर है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो आपका जो थंब है वो ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में जहां फोर्स दिखाई गई है वहां पर आएगा। अब यही बात दूसरे वाले कंडक्टर के लिए करते हैं। अब आप ये नीचे वाला रिंग देख रहे हैं, ये नीचे वाले जो रिंग्स हैं, ये वाले रिंग्स जो हैं वो फर्स्ट कंडक्टर यानी I1 करंट वाले कंडक्टर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं। जो ये सेकंड वाले रिंग्स हैं वो सेकंड कंडक्टर में फ्लो करने वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं। और यहाँ वो मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे बनाई है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आप किसी भी बोर्ड पर, कॉपी पर, बुक में, स्क्रीन पर बनाएंगे तो आपको ऐसे ही बनानी पड़ेगी। बट ये वाली जो एरो B2 मैग्नेटिक फील्ड है ये स्क्रीन से बाहर सीधे आपकी आंख की तरफ आ रही है, स्क्रीन से बाहर नॉर्मली आउटवर्ड। इसीलिए मैं इसको पॉइंट से डिनोट कर रहा हूँ, रेड कलर से बना के दिखाता हूँ। ये पॉइंट, ये आपका ये है वो पॉइंट। इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करेंगे तो ये स्क्रीन से 90 डिग्री पर आपके आंख में घुसने को तैयार होगा ये एरो, ये वाला। और यहाँ क्रॉस बनाने का मतलब है ये 90 डिग्री स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है स्क्रीन पर नॉर्मली इनवर्ड और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्मली आउटवर्ड। और ये पता लगाने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड
थंब रूल, जो मैग्नेटिज्म के सबसे फर्स्ट चैप्टर में बायोट-सैवर्ट लॉ वाले चैप्टर में पढ़ाया था। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाने के लिए राइट हैंड थंब रूल बहुत डिटेल में कराया है। उससे पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जो कि इस जगह पर स्क्रीन से नॉर्मली आउटवर्ड होगा। अब करंट फिर से ऊपर की तरफ है, यहां पर भी आप फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाकर देखेंगे। कहाँ गया फ्लेमिंग्स? ये रहा, ये आपके सामने है। अब की बार आपका जो ये वाला फिंगर है, ये पहले स्क्रीन में अंदर की तरफ आपने टिकाया था। अब ये फिंगर, ये वाला फिंगर स्क्रीन से बाहर की तरफ होना चाहिए। ये वाला फिंगर अभी भी ऊपर की तरफ होगा, करंट की तरफ। तो जब आप ऐसा करेंगे, करके देखें अभी जब मैं ये बता रहा हूँ रूल, कि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आपका इंडेक्स फिंगर हो गया, करंट की डायरेक्शन में आपका सेकेंड फिंगर हो गया, आपका जो थंब है ऑटोमेटिकली इसी डायरेक्शन में आएगा। तो आपने इस सेकेंड कंडक्टर पर फर्स्ट कंडक्टर में फ्लो करने वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला राइट हैंड थंब रूल से। उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस करंट पर, कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन निकाला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो वो इस तरफ आया, जैसे आपके एरो दिखाई दे रहा है। और दूसरे वाले कंडक्टर पर पहले, जो फर्स्ट कंडक्टर पर पहले सेकेंड कंडक्टर में फ्लो करने वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, फिर से राइट हैंड थंब रूल से, और फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स का डायरेक्शन निकाला। तो ये इस डायरेक्शन में आया, यानी दोनों फोर्सेस एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। यानी फर्स्ट केस में दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये आपका फर्स्ट केस है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन बोथ कंडक्टर्स इज सेम, इफ करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन, देन बोथ ऑफ द कंडक्टर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। और ऐसा हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता चला है। अब हम सेकेंड केस देखेंगे। सेकेंड केस में फर्स्ट कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ है। तो इस कंडक्टर की वजह से बनने वाली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो वैसी ही बनेगी, नॉर्मली इनवर्ड, क्योंकि इसका करंट तो वैसे का वैसे ही जैसे पहले केस में था। तो इस करंट की वजह से वही राइट हैंड थंब रूल जब हम यूज करेंगे तो ये गोल गोल बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ ही बनेगी। और फिर आप यहां इस मैग्नेटिक फील्ड के बनने के बाद अब की बार फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, और उसमें आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्क्रीन में नॉर्मली इनवर्ड लगाएंगे। लेकिन अब की बार करंट ऊपर की तरफ नहीं है, तो आपका जो सेकेंड नंबर का फिंगर है वो ऊपर की तरफ ना होके नीचे की तरफ यहां पर होगा। और जैसे ही आप अपने इस वाले फिंगर को वैसे ही रख के करंट ऊपर के बजाय नीचे की तरफ होने की वजह से अपने सेकेंड फिंगर को नीचे की तरफ घुमाएंगे, आपकी थंब जो है वो ऑटोमेटिकली इस तरफ पॉइंट कर रही होगी, जो दिख रहा है। और थंब इस तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब इस कंडक्टर पर ऐसे आउटसाइड फोर्स लग रही है। सिर्फ क्या बदल गया, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी पहले की तरह ही है। ये देखो, ये रही मैग्नेटिक फील्ड पहले की तरह ही। अब की बार करंट बस ऊपर की तरफ जाने के बजाय नीचे की तरफ चला गया है, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ के बजाय बाहर की तरफ हो गया है। और फिर उसके बाद आप सेकेंड कंडक्टर में देखें तो सेकेंड कंडक्टर में करंट अब नीचे की तरफ है। ये करंट नीचे की तरफ होने की वजह से जब आप राइट हैंड थंब रूल से इस करंट की वजह से B2 मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो वो अब की बार ऐसे आउटवर्ड ना होके अब की बार वो यहां पर ऐसे होगी, इनवर्ड, नॉर्मली इनवर्ड। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड थी, करंट ऊपर की तरफ था। जब ये करंट नीचे की तरफ चला जाएगा सेकेंड कंडक्टर में, तो यही मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगी। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इनवर्ड होगी, अब आप फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। अब आपको फिर से यहां पर भी अपना जो फिंगर है वो स्क्रीन में नॉर्मली इनवर्ड रखना है, और अब की बार आपका जो
सेकेंड नंबर का फिंगर है वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, तो ये आपको जो फोर्स मिलेगी वो इस तरफ, ये करके देखें स्क्रीन पर, अपनी फिंगर को बकायदा यहाँ रखें अंदर की तरफ पॉइंट करते हुए, और सेकेंड फिंगर को जैसे ही आप ऊपर की तरफ करेंगे और फर्स्ट फिंगर आपकी स्क्रीन पर 90 डिग्री पर टच करके देखना, तो आपका थंब अपने आप ही इस तरफ मूव कर रहा होगा या इस तरफ पॉइंट कर रहा होगा कहना चाहिए। तो अब क्या हुआ, इस कंडक्टर पर आउटवर्ड इधर फोर्स लगी, इस कंडक्टर पर आउटवर्ड इधर फोर्स लगी, यानी दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट बाहर की तरफ लग रही हैं, यानी दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो आपको ये बात यहाँ पर विद रीजन बता दी है जो आपको याद रखनी है कि जब दोनों कंडक्टर्स में सेम डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो करता है, यानी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स लगेगी तभी अट्रैक्ट करते हैं। और जब दोनों कंडक्टर्स में एक में ऊपर और एक में नीचे, या इसका ऑपोजिट वाइस वर्सा हो जाए, इस वाले में नीचे और ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तब दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और कैसे पता चलता है ये, इसके लिए आपको दो रूल्स इस्तेमाल करने हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाने के लिए राइट हैंड थंब रूल, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स किधर आएगी उसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये आपका यहां पर कंप्लीट होता है जो टास्क दिया गया था। अब हम आपको इस फोर्स से एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन या एक इम्पॉर्टेंट चीज पता चलती है, वो आपको सिखाते हैं। ये एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। जो अब जो चीज़ बताई जा रही है वो इसी फोर्स के एप्लीकेशन से बनी है। तो मैं आपको उसकी एक कहानी छोटी सी सुनाता हूँ। पहले हम उस आर्टिकल को दिखाते हैं कि क्या है वो आर्टिकल। अब तक आपने क्या सीख लिया है? फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स हैं जिनमें करंट है, और उन कंडक्टर्स के बीच में लगने वाली, या दोनों कंडक्टर एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाते हैं पर यूनिट लेंथ। उन दोनों कंडक्टर्स के यूनिट लेंथ एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाते हैं, न्यूटन पर मीटर। अब इस फॉर्मूले का एक यूज है, जो यूज आपको दिखाते हैं। ये रहा वो यूज। ये जो हेडिंग आप देख रहे हैं, हेडिंग का नाम है डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर। एम्पेयर जो है वो एसआई यूनिट है। किसका? करंट का। और इस करंट का एसआई यूनिट एम्पेयर रखने के पीछे रीजन ये है कि एम्पेयर साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ये यूनिट रखा गया है। बहुत सारे यूनिट्स हैं, आपको पता है। न्यूटन भी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है फोर्स का यूनिट। रेजिस्टेंस का ओम साइंटिस्ट के नाम पर, फैराड कैपेसिटेंस का, ऐसी एम्पेयर भी। लेकिन जब हम किसी साइंटिस्ट के नाम पर या कोई भी रेफरेंस लेकर किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिसाइड करते हैं कि हम इसका यूनिट ये रखेंगे, जैसे करंट का एम्पेयर रखेंगे, तो आपको उस यूनिट को डिफाइन भी करना होता है। जैसे जब हमने न्यूटन रखा फोर्स का यूनिट, तो आपको पता था कि 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 kg बॉडी पर अगर अप्लाई की जाए तो उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देती है। ठीक उसी तरह 1 एम्पेयर करंट कब फ्लो करता है कंडक्टर में? जब उस कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए 1 सेकेंड में। ये आपको अब तक बताया गया है, 9th क्लास में भी बता दिया जाता है, और इस साल 12th क्लास में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ, उसमें आपको बताया गया है क्या कि 1 एम्पेयर करंट का यूनिट कहां से आया, कैसे आया, मतलब एम्पेयर नाम रखने के बाद 1 एम्पेयर क्या होता है ये कैसे पता चला,
और ये फॉर्मूले के लिए आपने यूज किया था कौन सा, इस यूनिट को डिफाइन करने के लिए ये वाला फॉर्मूला, आई यानी करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। और 1 एम्पेयर की ये डेफिनेशन आपने इस साल भी यानी 12th क्लास में भी पढ़ी है इस फॉर्मूले से, जो कि मैंने अभी आपको बोलकर सुनाई कि इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज अक्रॉस अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज 1 एम्पेयर। और कहां से आई वो, इस फॉर्मूले से। लेकिन अगर आप एसआई सिस्टम के, जब एसआई सिस्टम बनाया गया था उसके हिसाब से स्टडी करेंगे, जो कि आप इस बात को एक बार चेक कर सकते हो। 11th क्लास की बुक जो है आपकी, अगर आपके पास हो तो, या कहीं से अरेंज होएगी, या जिन्हें याद है उन्हें तो पता भी होगा, जिन्हें याद नहीं है उनके लिए बुक अरेंज करने के लिए कह रहा हूं मैं, कि आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया था 11th क्लास में। सबसे पहला चैप्टर फिजिकल यूनिट कहना चाहिए, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, और उसमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स करके एक चैप्टर था। ये सबसे पहला चैप्टर था 11th क्लास के फिजिक्स का, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और उसमें बहुत सारे अलग अलग CGS, MKS, FPS सिस्टम्स स्टडी करवाने के बाद आपको SI सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, और फिर बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के कुछ यूनिट्स बताए गए थे कि मास के लिए kg, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पेयर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और सबके डेफिनेशंस भी दिए गए थे। एसआई सिस्टम के हिसाब से जो 1 एम्पेयर करंट का डेफिनेशन दिया गया था वो ये नहीं था। ये तो जब तक आप ये टॉपिक नहीं पढ़ लेते जो अभी अभी हमने पढ़ा, फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर, तब तक काम चलाऊ तरीका था 1 एम्पेयर को डिफाइन करने का। एसआई सिस्टम बनाने वालों ने, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि करंट का यूनिट एम्पेयर रखा जाए, उन्होंने 1 एम्पेयर की ये डेफिनेशन जो आपको अब तक पढ़ाई गई है 12th क्लास तक, 12th क्लास के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तक, वो नहीं यूज की थी 1 एम्पेयर को डिफाइन करने के लिए। उन्होंने जो यूनिट, जो डेफिनेशन कहना चाहिए 1 एम्पेयर को डिफाइन करने के लिए यूज की थी, वो अब आपको सिखाई जाएगी। तो ये समझना जरूरी है कि हम ये यूनिट क्यों पढ़ रहे हैं, और ये एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में आएगा, डिफाइन 1 एम्पेयर। तो बहुत सारे बच्चे यही पुरानी डेफिनेशन लिख कर आ जाते हैं। अगर 12th क्लास में डिफाइन 1 एम्पेयर आए तो आपको ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है कि वो इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज अक्रॉस अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। अब आपको 1 एम्पेयर की डेफिनेशन क्या लिखनी है वो मैं बताता हूँ। और ये डेफिनेशन अलग से ना पूछी जाए तो ये भी पूछा गया है क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार, कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड हेंस डिफाइन 1 एम्पेयर। यानी जो आपने पिछले वीडियो, पिछले लेक्चर में पूरा डेरिवेशन किया है, ये वाला, ये पूरा डेरिवेशन 3 मार्क्स क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, और उसके साथ बोलेगा डिफाइन करो 1 एम्पेयर को। तो उसमें से 2 नंबर जो होंगे, 2 मार्क्स, वो इसके लिए मिलेंगे आपको, इस डेरिवेशन के लिए, और बचा हुआ 3 नंबर के क्वेश्चन में से जो बचा हुआ 1 मार्क है वो एम्पेयर की डेफिनेशन देने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको डेफिनेशन बना के बताता हूं और फिर समझाता हूं। वापस आते हैं। तो अब आपको डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर सिखाने के लिए जो चीज सिखानी है उसके लिए मैं पहले ये हटा देता हूं, क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर नहीं है, अब अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम नहीं है। जो एसआई सिस्टम वालों ने डेफिनेशन दी थी अब आपको वो सिखाते हैं, और वो डेफिनेशन उन्होंने कैसे बनाई थी वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये सब बातें हटाएं और चलते हैं हम अपने करंट के एम्पेयर यूनिट के डेफिनेशन पर।
सबसे पहले ये देखें कि अगर आपके पास दो इस तरह के कंडक्टर्स हैं जो कि पैरेलल हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है r, और इन कंडक्टर्स की लेंथ को अगर आप 1 मीटर कंसीडर कर लें तो इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में लगने वाली फोर्स जो है वो आपके पास ये आएगी, जो आप डिफाइन कर चुके हैं। डिफाइन से मतलब डिराइव कर चुके हैं। कैसे आएगी? न्यूटन पर मीटर। तो जब आप डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर लिखेंगे तो पहले ये डायग्राम बना देते हैं और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर ये फॉर्मूला। उससे पहले एक लाइन लिखेंगे, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। याद रखें ये फोर्स नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, क्योंकि आपने दोनों कंडक्टर के 1 मीटर के बीच की फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया है। इनफाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला डिराइव नहीं हो सकता। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी डिराइव कर चुके हो। बस आप सीधा सीधा लिखोगे द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स इज गिवन बाय, क्योंकि आप ये डिराइव ऑलरेडी कर चुके हो तो आप यहाँ डेफिनेशन लिखने के समय इज गिवन बाय लिखना। अगर ये अलग से 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए तब भी यहीं से शुरू करना है, और कंबाइंड क्वेश्चन आएगा कि दो कंडक्टर्स के बीच की फोर्स निकालो और उसके बाद 1 एम्पेयर डिराइव करो, 1 एम्पेयर डिफाइन करो कितना होता है। तो पहले आपने डिराइव तो ऑलरेडी कर ही लिया है, तो वी नो दैट करके कि दोनों कंडक्टर्स के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना होता है। अब ये फोर्स निकलने के बाद अगर इस फॉर्मूले में बोल दिया जाए कि I1 और I2 दोनों ही 1 है एम्पेयर एंड R जो है वो भी 1 मीटर है। अगर इफ बोल रहा हूं मैं, इफ I1 I2 दोनों 1 एम्पेयर है और R यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो भी 1 मीटर है। तो ये सारी वैल्यूज अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दी जाएं तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला बनेगा। देन F होगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये पूरा चीज जो आपने दिखाया है इंसर्कल करके, I1 की जगह भी आपने 1 कर दिया है, I2 की जगह भी 1 कर दिया है और R की जगह भी 1 कर दिया है। तो 1 × 1 डिवाइडेड बाय 1, ये पूरा चीज 1 हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। और ये जो μ0/4π है, इसकी वैल्यू बायोट-सैवर्ट लॉ के टाइम पर ही बता दी गई है, 10⁻⁻7 होती है। तो इससे आपके पास फोर्स का जो फॉर्मूला बचा, वो वैल्यू बचा है कहना चाहिए, वो बचा है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। दिस इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ between two parallel current carrying conductors if current flowing in both the conductors is 1 ampere and the distance between the conductors is 1 meter. ये फोर्स तब है जब दोनों कंडक्टर्स में करंट 1 एम्पेयर है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। अब हम इस कैलकुलेशन और इस पूरे प्रोसेस से 1 एम्पेयर को डिफाइन करते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं जो आपके सामने लिखी है। 1 एम्पेयर इज दैट करंट which when flow through each of the two parallel conductors of infinite length and placed in free space at a distance of 1 meter from each other produces between them a force of 2 × 10⁻⁻7 Newton per meter of their lengths. इसका मीनिंग जो है वो क्या है? डेफिनेशन का मीनिंग इसलिए बता रहा हूं, मीनिंग समझ लेते हैं तो याद करना आसान होता है, वरना बच्चे मीनिंग समझे बिना इसको याद करेंगे तो बहुत
मुश्किल होगा और फिर थोड़े दिन रिवाइज नहीं किया तो फिर से भूल जाएंगे, गलती भी करेंगे। तो आप मीनिंग समझो इसको ब्रेकअप करके। 1 एम्पेयर इज दैट करंट, 1 एम्पेयर वो करंट है विच व्हेन फ्लो, जब वो फ्लो करता है थ्रू ईच ऑफ 2 पैरेलल कंडक्टर्स, 2 पैरेलल कंडक्टर्स, और ईच ऑफ 2 मतलब दोनों में, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, कंडक्टर्स इनफाइनाइट लेंथ के हैं, एंड प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, वो कंडक्टर्स फ्री स्पेस में रखे हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 1 मीटर दूर है, प्रोड्यूसेस बिटवीन देम अ फोर्स ऑफ 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। यानी आसान भाषा में कहने का मतलब ये है कि 1 एम्पेयर वो करंट है जो 2 कंडक्टर्स में फ्लो करे, अगर दोनों में, इसमें भी 1 एम्पेयर इसमें भी 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर वो करंट है जो अलग अलग 2 कंडक्टर्स में फ्लो करे, पैरेलल और इनफाइनाइट कंडक्टर्स में फ्री स्पेस में रखे हुए 1 मीटर की दूरी पर। तो दोनों कंडक्टर्स के बीच में इतना फोर्स लग जाएगा न्यूटन पर मीटर में, यानी यूनिट लेंथ पर। यानी जो करंट 2 कंडक्टर्स के बीच में 1 मीटर दूर होने पर इतना फोर्स प्रोड्यूस कर दे पर यूनिट लेंथ, वो करंट ही 1 एम्पेयर कहलाएगा। जैसे कि आपने इस फॉर्मूले से, मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ये फॉर्मूला देखने पर याद आया बच्चों को? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के हेल्प से हमने कूलम्ब को डिफाइन किया था, और आपने तब ये कर दिया था कि Q1 को और Q2 को 1 कूलम रखा है अगर, और R को 1 मीटर रखा है अगर, इफ। तो ये सारी चीज 1 1 1 1 हो जाने की वजह से जो बचा हुआ चीज है F, ये जो बचे हुए चीज का 1/4πε0 का वैल्यू आया था वो 9 × 10⁹ न्यूटन आया था। तो आपने बोला था 1 कूलम वो चार्ज है जो अपने ही देश से दूसरे चार्ज को इतनी फोर्स से रिपेल करता है जब वो दोनों 1 मीटर सेपरेटेड हों या 1 मीटर दूर रखे हों एक दूसरे से। तो वही चीज यहां पर की गई है, बस थोड़ा सा फर्क है। आप फर्क देखो, लेफ्ट साइड में तो फोर्स ही है, यहां पर भी फोर्स है, इक्वल टू करके यहाँ μ0/4π है जो मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है, यहाँ पर 1/4πε0 है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कांस्टेंट है। यहाँ पर 2I1I2 है, यहाँ सिर्फ Q1 Q2 है, नीचे R² है, बस यहाँ R² नहीं है। तो सिमिलैरिटीज भी हैं और डिससिमिलैरिटीज भी हैं, और फोर्स यहाँ पर न्यूटन पर मीटर है क्योंकि वायर की लेंथ 1 मीटर ली गई है। यहाँ चार्ज हैं वो पॉइंट साइज के थे तो उनके लिए कोई लेंथ वेंथ का चक्कर नहीं, तो खाली न्यूटन में आई है। तो जैसे यहाँ के लिए हम बोलते थे, जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा हुआ है पैरागॉन क्लासेस में ही, उन्हें पता होगा कि हम ऐसा बोलते थे 1 कूलम वो चार्ज है जो अपने ही जैसे दूसरे चार्ज को इतनी फोर्स से रिपेल करता है जब वो 1 मीटर दूर रखे होते हैं एयर या वैक्यूम में। तो यहाँ पर भी हमने वही कहा है कि 1 एम्पेयर इज दैट करंट, 1 एम्पेयर वो करंट है विच व्हेन फ्लो, जो फ्लो करता है थ्रू ईच ऑफ द 2 पैरेलल कंडक्टर्स, जो 2 पैरेलल कंडक्टर्स हैं उन दोनों में ही, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, दोनों की लेंथ इनफाइनाइट है कंडक्टर्स की जिनमें करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पेयर, प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, वो फ्री स्पेस में रखे हैं एयर वैक्यूम में, 1 मीटर दूर, चार्ज भी 1 मीटर दूर थे, फ्रॉम ईच अदर, प्रोड्यूसेस बिटवीन देम अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ्स। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला डेफिनेशन ही आपके 11th की बुक में SI यूनिट ऑफ करंट एम्पेयर को डिफाइन करने के लिए यूज किया गया है। वहां पर वो 1 कूलम पर सेकेंड वाला फॉर्मूला डेफिनेशन यूज नहीं किया गया। वहां पर ये चीज एक्सप्लेन बहुत डिटेल में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी किसी को भी, और यहाँ पर भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में 1 एम्पेयर = 1 कूलम/1 सेकेंड, इससे इसलिए काम चला लिया गया क्योंकि तब तक ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं गया है। अगर ये डेफिनेशन कोई
पढ़ता है ये वाली डेफिनेशन, कोई पढ़ता है बिना ये फॉर्मूला डिराइव किए और इस फॉर्मूले के बारे में जाने तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए ये डेफिनेशन को इस चैप्टर से पहले 12th क्लास में भी हाईलाइट नहीं किया गया। तो मैं फिर से बच्चों से कहना चाहूँगा कि जब आप डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर लिखें 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में, अगर आ जाए तो, आएगा तभी तो लिखोगे, तो आपको यही लिखना है और शुरू भी यहाँ से करना है। और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आया है, डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर अलग से बताया मैंने अभी, और जो डेरिवेशन लास्ट लेक्चर में हमने किया था फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट कंडक्टर्स को फाइंड आउट करने वाला, उस डेरिवेशन के साथ अटैच्ड क्वेश्चंस। तो ये यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा ये कंप्लीट टॉपिक। अब आपके इस चैप्टर में 2 मेन टॉपिक्स हैं जो बचे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसको आप खत्म कर सकते हैं, जिसका पहले टॉपिक का नाम है करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, बहुत इजी और बहुत छोटा सा है। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका कन्वर्जन वोल्टमीटर और एमीटर में। उसमें आपको एक थोड़ा वीडियो भी दिखाया जाएगा एनिमेटेड, जिससे आपको गैल्वेनोमीटर वगैरह सब आसानी से समझ में आ जाता है। तो आज का हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अब बच्चों को नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो तब तक के लिए गुड बाय है, टेक केयर है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।